हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है हेमेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस सेशन में जो कि है ट्रांसफार्मर लाइट। जी हाँ, ट्रांसफार्मर लाइट एक नया सीरीज शुरू करी है मैंने, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक ट्रांसफार्मर्स। एंड एक तरीके से ये क्रैश कोर्स है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। ट्रांसफार्मर लाइट नाम से सेशन शुरू किया गया है मेरे द्वारा, एंड उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। आगे चल के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी यहाँ पे, एंड आगे जाके इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे इसी नाम के साथ, और आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो यार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है हेमेंद्र और मैं आपके सामने आ चुका हूँ इस सेशन में। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं। जल्दी जल्दी से बताइए यार, कौन है चैट सेक्शन पे जो मुझे यहाँ पे देख रहा है और हम लोगों के साथ यहाँ पर है। जी सर। जी हाँ, क्लास हो रही है, बिल्कुल क्लास हो रही है और क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ऑल ऑफ यू। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो काफ़ी समय के बाद यूट्यूब पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके सामने बिल्कुल आ चुका हूँ। स्पेशल क्लासेस में मैं क्लासेस लेता रहता हूँ काफ़ी रेगुलरली, एंड अब आज यूट्यूब पे मैं इस क्लास को कंडक्ट कराने के लिए आपके सामने आ चुका हूँ। एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। काफ़ी समय बाद हम यहाँ पे लाइव आए हैं, एंड जो भी आपकी परेशानियाँ चल रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड एक एक करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपको तकलीफें लग रही हैं अभी, जो कि पैटर्न में बदलाव हुआ है अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर, कुछ बदलाव हुए हैं जो कि कई लोग परेशान हुए, उससे काफ़ी लोग को ठेस भी पहुंची। लेकिन फिर भी अभी इस पढ़ाई बिल्कुल जारी है और अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है पढ़ाई को लेकर। ठीक है यार, जल्दी से बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर लाइट इज अ टॉपिक हियर, एंड इस टॉपिक के अंतर्गत मैं ट्रांसफार्मर टॉपिक से लगभग लगभग एग्जामिनेशन में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा। ट्रांसफार्मर टॉपिक से सभी के सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस एंटायर प्लेलिस्ट में आपके। ठीक है, 100% गारंटी के साथ। एक और सेशन था वो भी होने वाला था, पर वो आज नहीं हो पाएगा, उसको बेबी कल से शुरू करेंगे हम, जिसमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं जरा कुछ बता देता हूँ मेरे बारे में, अबाउट माई सेल्फ एंड दिस प्लेटफॉर्म। माई नेम इज खेमेंद्र, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम है खेमेंद्र। ठीक है, आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन गेट, टीएससी, एसएससी, जेई डोमेन। काफ़ी अलग अलग लेवल में मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। दिस इज माई क्वालिफिकेशन, दिस इज माई एग्जाम क्वालिफाइड, दीज आर द सब्जेक्ट जो कि मैं टीच करता हूँ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लेवल के ऊपर। मेरी स्पेशल क्लासेस ऑलमोस्ट रेगुलरली प्रोवाइड हो रही है आपको। एक बार जाकर मेरी प्रोफाइल में जाकर ज़रूर देखोगे, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। ये 2 मिलियन से बढ़ के 3 मिलियन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। एंड इस प्रोफाइल पे जाकर आप चेक करोगे तो मेरी आपको स्पेशल क्लास दिख जाएगी जो कि मैं रेगुलरली लेता रहता हूँ। ठीक है ना, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काफ़ी समय बाद मैं दिखा हूँ आज, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आपके सामने रोज बने रहेंगे और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हाँ जी, अब यहाँ पे एक चेंज है भाई, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कौन सा ले सर, कौन सा बेहतर है, किस तरीके से चीज़ों को हम आगे देख पाएंगे। बहुत लोगों के मन में सवाल है, क्या करे क्या ना करे। यस, दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर ईएससी, इसरो एंड बार प्रिपरेशन। यस मिस्टर राम। ओके, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर काफी ज्यादा डाउट है स्टूडेंट्स के अंदर कि यार हमने एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, 7 दिन का वेट करो। ठीक है, और अगर हम सर अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो हम कौन सा सब्सक्रिप्शन ले, सर हम गेट का सब्सक्रिप्शन ले या फिर सर हम एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन ले या फिर एई एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले। तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी आप अनअकैडमी ने आपको प्रोवाइड करा दी है। जो लोग गेट का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग गेट एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हीं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टीचर्स, बेस्ट गाइडेंस लेकर अनअकैडमी आपके सामने आया है। जो लोग ऑलरेडी एसएससी सेक्शन में थे वो लोग ट्रांसफर होने
शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगेंगे नए सेक्शन के अंतर्गत। तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो कि अनअकैडमी के नए सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जो कि एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जामिनेशन का जो लेवल है। अब जैसे ही आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करिए, फोन नंबर रजिस्टर करिए और ये एसएससी एग्जाम्स की जगह एसएससी जेई एंड स्टेट एई लिखेंगे। तो दिस इज द न्यू सेक्शन जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे काफी सारे बेहतरीन टीचर्स आपके लिए क्लासेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं यहाँ पर। एंड आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। करना क्या है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के सब्सक्रिप्शन को चूज करना है। स्टेट एई एग्जामिनेशन एंड एसएससी जेई एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे कितने महीने के सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक 12 मंथ्स इज मोर देन इनफ। एंड फिर कोड यूज करेंगे KHEM09। अभी इसमें रनिंग बैच सी चल रहा है। बैच सी के अंतर्गत पॉलिटी चल रही है, ध्यान ध्यान देंगे। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बाय सौरभ पांडे सर। इसमें अभी चल रहा है नेटवर्क बाय अजय गुप्ता सर। इसमें चल रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय पवन सर। एंड इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, 25 से मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। 25 ऑफ दिस मंथ से मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ इसी सीरीज को पूरा करने के लिए और आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। और मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा अभी स्पेशल में चल रहा है, तो उसको जरूर देख लेना क्योंकि वहां पर भी बेस्ट कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है तो मेरी स्पेशल क्लास आप देख सकते हो। ये सब बैचेस है। अब क्लासेस शुरू करते हैं। आज की क्लास के पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। Okay, first question for you. You have 30 seconds to understand the question and then I will explain. देखो, a three-phase transformer has primary connected in delta and secondary in star. तो प्राइमरी जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, और सेकेंडरी जो है वो स्टार कनेक्टेड है। द सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स रेशियो पर फेज इज 6। तो सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स रेशियो पर फेज इज 6। प्राइमरी वोल्टेज आपको गिवन है 200। प्राइमरी वोल्टेज आपको 200 गिवन है। सेकेंडरी वोल्टेज वुड बी, सेकेंडरी वोल्टेज आपको बताना है क्या होगी। बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है चैट सेक्शन में। इन द चैट सेक्शन। देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है। जरा मैं ध्यान से देखकर आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। देखो, आप क्या जानते हो, फेस टू फेस दे रखा है, तो मतलब प्राइमरी फेस डिवाइडेड बाय सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो सेकेंडरी फेज डिवाइड बाय प्राइमरी फेज आपको 6 दिया हुआ है। 6 दिया हुआ है ना। तो ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा की साइड पे VPH इज इक्वल टू V लाइन, ये तो बात क्लियर है। तो मतलब VPH की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब क्या मैं सेकेंडरी इसकी फेज वैल्यू निकाल सकता हूँ? इसकी फेज वैल्यू बिल्कुल निकाल सकता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला मेरे पास गिवन है। तो V सेकेंडरी फेज कितना हो गया, V सेकेंडरी फेज हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 200। 6 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना हो गया, 1200 वोल्ट। 1200 वोल्ट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 200। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1200 आंसर दिख रहा है मुझे। अब मुझे बताइए कि अगर मेरा स्टार कनेक्टेड है, वहां पर स्टार कनेक्टेड है, तो मेरा क्या कंडीशन होगी, VL बराबर रूट ओवर ऑफ 3 VPH। तो VL आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज आपको कैलकुलेट करनी है। तो रूट ओवर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1200 कैलकुलेट करेंगे और आंसर क्या आएगा, 2078 इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? हेलो हेलो एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नो नीड टू वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द आयरन लॉस ऑफ 100 kVA transformer is 1 kilowatt and full load copper loss is itna. The maximum efficiency occurs at a load of, अगर आयरन लॉस और कॉपर लॉस इतना इतना दिया हुआ है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने लोड पे होगी? वेरी इजी वन। WC/WCU ये फॉर्मूला लगाएंगे। 100 kVA 100 kVA है ना, रूट में 1/2 1 किलोवाट बाय 2 किलोवाट, आंसर कितना आएगा? 100 बाय रूट ओवर ऑफ 2, आंसर आएगा 70.7 kVA इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम एफिशिएंसी इतने केवीए पर होने वाली है। नॉर्मल चीज है, बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, यहाँ पे एक दो चीजें और है जो कि मैं आपको बताया था जो कि आपके काम आएगी कभी ना कभी। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी? कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी WC बराबर WCU। कॉपर लॉस अगर आपका बराबर आ जाए कोर लॉस से तो वो कंडीशन रह जाएगी आपकी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक। अच्छा, फुल लोड कॉपर लॉस आपको दिया गया है कितना? 2000 वॉट। 2000 वॉट आपको फुल लोड कॉपर लॉस दिया गया है, 2000 वॉट। तो हाफ फुल लोड कॉपर लॉस कितना रहेगा? WCU हाफ एट हाफ लोड, हाफ फुल लोड कॉपर लॉस कितना रहेगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2000, बेसिकली 2000/4 हो गया तो 500 वॉट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस और नो? दो तीन क्वेश्चंस मैंने एडिशनल बता दिए, मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? यस। अच्छा, अगर मैं बात करूं मेरे कोर लॉस की, कोर लॉस मेरे कौन से लॉसेस होते हैं? कोर लॉस होते हैं मेरे कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे ये कॉपर लॉस की, ये कौन से लॉसेस होते हैं? ये मेरे होते हैं वेरिएबल लॉसेस। क्यों? किस पे वेरी करते हैं? ये लोड पे वेरी करते हैं। किस पे वेरी करते हैं? ये लोड पे वेरी करते हैं। अब सपोज करिए कि अगर आप लोग ने कोई अपने घर का पंखा ऑन कर दिया या लाइट ऑन कर दिया, कोई भी चीज ऑन कर दी, तो आपके घर का लोड वेरी हो गया। तो जब लोड वेरी होता है तो आपके जो घर से जो लोड वेरी हुआ है ये सीधा सीधा बताएगा ट्रांसफार्मर को। किसको बताएगा? सीधा सीधा बताएगा ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर के अंदर उसके कॉपर लॉसेस में चेंजेस आएगा। आपके घर के बगल में ट्रांसफार्मर लगा है, उसके कॉपर लॉसेस में चेंजेस आएगा वहां पर। क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल क्लियर है। समझ में आ गया सर? आ गया ना? यस, वेरी गुड। सो इसीलिए कॉपर लॉसेस जो है ये आपके वेरिएबल लॉसेस रहते हैं, वेयरएज आपका जो कोर लॉस है ये आपका कांस्टेंट लॉस रहता है। क्योंकि आपका कोर लॉस के लिए ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि जितनी भी आपकी जो ओवरऑल आपकी जो फ्लक्सेस है इन द एंटायर कोर, इट इज कांस्टेंट। ओवरऑल फ्लक्स इन द योर कोर इज कांस्टेंट, तो इसलिए ये कांस्टेंट लॉसेस कहलाते हैं। अच्छा, ये जो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, वापस से जरा थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। कांस्टेंट लॉसेस किस किस पे डिपेंड करते हैं? कांस्टेंट लॉसेस कौन कौन से होते हैं मुझे ये जानना है।
कैसे पता चलेगा? कांस्टेंट लॉसेस होते हैं दो तरीके के। कोर लॉस आपका जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपका हिस्टेरेसिस लॉस और एक होता है आपका एडी करंट लॉस। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस। बताओ क्लियर है? हाँ जी सर। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, एक प्रोपोर्शन के साथ, एक रेशियो के साथ, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी V बाई एफ पे डिपेंड करती है, तो इसके अलग अलग केसेस बनते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी क्या क्या हो जाती है। अलग अलग केसेस बनते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी क्या क्या हो जाती है। वो आने वाले क्वेश्चंस में हम वो वाले पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से। अब देखो यही क्वेश्चन आ गया, इसी में अंडरस्टैंड कर जाएंगे काफी सारी चीजें। अच्छा यार, सभी लोग ना इस सेशन के लिंक को शेयर कर दो यार अपने दोस्तों में। ऑल ऑफ यू should have shared the session link to all your friends in the telegram groups, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए। ऑल ऑफ यू टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए यार। चलो आगे क्वेश्चन है, द आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो यार, इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करो, ठीक है? बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से। व्हाट इज द कोर लॉस, ये बताइए जरा मुझे। कोर लॉस इज डिफाइंड इन टू टाइप्स, ओके? कोर लॉस आपका होता है, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस, जो कि किस पे डिपेंड करता है? बी की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ। एक होता है एडी करंट लॉसेस, जो किस पे डिपेंड करता है? बी स्क्वायर एफ स्क्वायर। बात क्लियर है? अब यहाँ पर मैं एक चीज का अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये कांस्टेंट है, एक तरीके से कांस्टेंट मानना चाहिए, ठीक है? कांस्टेंट बी है, तो बी को हम कुछ भी चीज लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने ए लिख दिया, इसको इसको मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया, छोटा यहाँ पे इसको मैंने स्मॉल ए लिख दिया। तो मैंने क्या लिखा? डब्ल्यू सी इज इक्वल टू, डब्ल्यू सी इज द कोर लॉस, ए मल्टीप्लाइड बाय एफ प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ स्क्वायर। यस और नो लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे दोस्तों? लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे किसका प्रपोर्शन निकालना है? डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, ए प्लस बी एफ, ए प्लस बी एफ। आपको ये इक्वेशन मिल गई। किसी को इस इक्वेशन को समझने में डाउट है तो बताओ जल्दी सी, ऑल ऑफ यू। किसी भी स्टूडेंट को इस इक्वेशन को समझने में डाउट है? क्या निकालना है? आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा वाई, वाई हो गया ना? इसका मतलब डब्ल्यू सी बाय फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो गया? वाई हो गया, इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए सी। ये किसकी इक्वेशन है बताना जरा? y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्या ये इक्वेशन नहीं बन रही है कि स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप? यस और नो? जी बिल्कुल सर, आ गया सर। स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप बन रहा है सर, ये मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच योगेश।
वेरी गुड। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है, ये देखो, ये है इंटरसेप्ट और ये है आपका स्लोप। अब मैंने ए और बी माना है तो आप के एच और के ई मान सकते हो, ठीक है। एडी करंट कांस्टेंट, हिस्टेरेसिस कांस्टेंट के एच, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। मैंने ए और बी मान लिया आसान भाषा के लिए, ठीक है ना, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? सो बी इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ यू जल्दी से बताइए, क्लियर है? हाँ जी सर, आ गया सर। सर बहुत बढ़िया सर, सर मजा आ गया सर, जल्दी से बताओ सर। चलो नेक्स्ट। अगला बताएंगे। अब जो पिछला क्वेश्चन था ना, काफी हद तक उसी तरीके से है, बट यहाँ पर क्या है, आपको इंटरसेप्ट और स्लोप दे दिया है। अब देखो, ये जो y एक्सिस के यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पे स्लोप भी दे दिया है। तो आपको वही चीज को कैलकुलेट करके निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। अब उसी उसी चीज को पी बाई एफ और यहाँ पे एफ, उसी चीज को इन्होंने इंटरसेप्ट और स्लोप उसका दे दिया है। पी बाई एफ बराबर कितना, क्या था, ए प्लस बी एक्स, यही था ना, ए प्लस बी एफ, यही था ना। तो ए कितना है यहाँ पे, इंटरसेप्ट 0.01 प्लस बी एफ, बी कितना है 0.001, ठीक। तो ये जो फर्स्ट टर्म बन रही थी, ये कौन सी बन रही थी, हिस्टेरेसिस लॉस की बन रही थी, हिस्टेरेसिस लॉस की फर्स्ट टर्म बन रही थी। तो उसमें क्या हो रहा है, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ गया, 1 वॉट। एडी करंट लॉस कितना आया, 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर कितना आया, 10। तो हिस्टेरेसिस लॉस तो आया 1 और एडी करंट लॉस आया 10 आपका। हिस्टेरेसिस लॉस आया 1 और एडी करंट लॉस आया 10। आया कि नहीं आया? जी हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, आ गया सर। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता सर, लेकिन अब बन गया सर, अब हो जाएगा सर, हो जाएगा ना, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। The hysteresis loss are present in the iron core coil when the current in the coil is sinusoidal, the current in the coil is alternating, the current is unsymmetrical alternation only, the current in the coil is DC only। बताइए, बताओ जरा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। देखो, जो मैंने इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाई है, वहां पर उन्होंने ए और बी की वैल्यू दे चुके हैं। बी क्या है, स्लोप है, ए क्या है, इंटरसेप्ट है। तब ए और बी की वैल्यू जब आपको पता चल गई, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, हिस्टेरेसिस लॉस, ये क्या बनेगा, एडी करंट लॉस। यही तो किया है मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। जिनको समझ में नहीं आया तो मेरे हिसाब से अब आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, और नहीं 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 नहीं, गलती कर गए। करेक्ट आंसर होता होगा इसका अल्टरनेटिंग। देखो, सपोज करो कि कोई कॉस थीटा की, कोई कॉस की वेव फॉर्म है, क्या उसमें हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है, जरूर होगा। साइनोसोडियल में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कर दो तो वो कॉस बन जाती है। क्या 90 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद उसमें हिस्टेरेसिस लॉस प्रोड्यूस नहीं होगा? ऐसा थोड़ी होगा।
हिस्टेरेसिस लॉस जरूर प्रोड्यूस होगा वहां पे, चाहे साइनोसॉइडल में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब वो कॉस है, तब भी वो क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब वो अल्टरनेटिंग वेव होनी चाहिए जो हिस्टेरेसिस लॉस प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है? यस, डेफिनेटली, पक्की बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी अलग अलग जगह पूछा गया है ये सवाल, बताओ जरा क्या आंसर होगा। अच्छा, इन दिस कंटेक्स्ट एक कंटेक्स्ट समझने की आवश्यकता है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल। क्वेश्चन को समझो। द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉइल, एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये, दो वाइंडिंग है, दो अलग अलग वाइंडिंग है, तो वहां पर मेरी किस तरीके से ट्रांसफर होगी वो मुझे समझना है। इट इज विल बी ट्रांसफर्ड मैग्नेटिकली बिकॉज नथिंग इज ज्वाइंट इन बिटवीन देम। बट अगर आप बात करें एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, ऑटो ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से होगा, सपोज करो एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी की, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर जो ट्रांसफर हो रहा है करंट, ये इलेक्ट्रिकली भी हो रहा है और मैग्नेटिकली भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिकली, मैग्नेटिकली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दो अलग अलग वाइंडिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, पीजीसीएल का पेपर हुआ था क्या? हम्म, तो आज रिसेंटली पेपर हुए, मुझे काफी स्टूडेंट ने बताया कि काफी अच्छा खासा पेपर था, काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए थे। बताओ जरा कैसा क्या पेपर? Very good. Easy one. A shell type transformer is commonly used because it has more magnetic flux leakage, it has less magnetic flux leakage, it has two magnetic paths, it has two magnetic paths with less magnetic leakage. The correct and appropriate answer is D. यही तो मैं बोलता था। देखो, अब ना आप ये मत सोचो कि मेरा एग्जाम कौन सा है, आप ये सोचो कि मेरे को पढ़ाई कैसी करनी है। चाहे या फिर आप ये सोचोगे सर ये तो आएगा नहीं हमारे एग्जाम में, हम तो जेई लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी है मेरे हिसाब से, है ना? तो अगर अब आपने बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं करी तो फिर गड़बड़ हो जाने वाली है। ठीक है ना? तो अपने आप को उस लेवल पे ले आइए अब कि आपने बेस्ट टू बेस्ट चीजें, चाहे कैसा ही पेपर आ जाए, चाहे अच्छा ही पेपर आ जाए, आप लोगों को अच्छे से उसको क्लियर कर जाना। ठीक है, तो आपको अपना लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी तरीके से करिए। और कभी भी ये मत कहिए कि सर ये तो हमारे एग्जाम में पूछा ही नहीं गया, जो नहीं पूछा गया वही पूछा जाएगा अब। ठीक है ना? क्लियर? ये तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अच्छा ये मेमोरी बेस्ड है, तो बताओ जरा क्या आंसर होगा। क्लास बी इंसुलेटर विथ कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू, अलग अलग टाइप की इंसुलेशन होती है और अलग अलग टेम्परेचर वो विथस्टैंड कर पाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे इस क्वेश्चन में। बताओ जरा क्या आंसर लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का।
ओके, काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया, वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज 30 डिग्री, 130 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब बाकी भी थोड़े से नोट कराया, तो बताओ जरा क्लास वाई का क्या होगा। क्लास वाई इंसुलेशन इज 90 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्लास ए इंसुलेशन 105 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्लास ई इंसुलेशन 120 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्लास बी इंसुलेशन 110, अच्छा ये तो सेम यही आ गई ना, 130 डिग्री सेल्सियस। क्लास एफ इंसुलेशन 155 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट काफी ज्यादा है, क्लास एच इंसुलेशन 180 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लास सी इंसुलेशन विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी इंसुलेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा सभी लोग, बेहतर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे। क्लास बी इंसुलेशन ए वाई ए ई बी एफ एच एंड सी, ये सारी इंसुलेशन है आपके पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया, ये सब याद है, वेरी गुड। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ा बिल्कुल अभी अभी प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं, तो वो तो बेहतर कर ही सकते हैं। If the input voltage of इतना वोल्ट and output voltage is इतना, what is the side of transformer is primary? बताइए। इनपुट वोल्टेज आपको दिया है, आउटपुट वोल्टेज दिया है, तो प्राइमरी कौन सी साइड में रहेगी? वाइंडिंग विथ लेस नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि इनपुट और आउटपुट ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर दिखा रहा है, तो वाइंडिंग विथ लेस नंबर ऑफ टर्न्स विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। So maybe from tomorrow I am going to provide some more question series on the topic, कौन से टॉपिक पे? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसफॉर्मर इसको साइमल्टेनियसली मूव करेंगे, और हम लोग इस तरीके से डील करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे कोई सी भी किताब हो, ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे कोई सी भी किताब हो। क्लियर है? यस और नो? इस हिसाब से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए क्रैश कोर्स की तरह है। बताइए। विच इज द कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग इन पावर ट्रांसफॉर्मर। अच्छा एक और मैं चीज आपको बता दूं, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरीके से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पढ़ाया जाता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगी मेरी स्पेशल क्लासेस पे। तो मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे मेरी प्रोफाइल है, वहां मेरे कोर्सेज बने हुए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। लगभग हर दिन मेरी एक क्लास आती है, ठीक है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लगभग हर दिन मेरी क्लास आती है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि अनअकैडमी एसएससी जेई के सेक्शन के अंदर वो आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है।
अभी तक शायद 4 क्लासें हुई है, तो वो और कंटिन्यू होने वाली है, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स, थ्योरी कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? मेरी प्रोफाइल पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी प्रोफाइल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कॉपी पेन लेके लाइव क्लास में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर बता देते हैं। ऑयल कूलिंग इज द करेक्ट आंसर। सी, ऑयल कूलिंग इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यार, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मर। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले हम कि क्या क्या चीजें होती है ट्रांसफॉर्मर में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। देख, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ये पूरा का पूरा चैम्बर रहता है, ट्रांसफॉर्मर का टैंक रहता है यहाँ पे। अब देखो जरा, यूपीपीसीएल के बारे में स्ट्रेटेजी वीडियो हम अलग से डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए उसके बारे में। ठीक, अब देखो जरा सभी लोग, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, सारा का सारा ट्रांसफॉर्मर है। एक एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे सभी लोग, दिमाग नाक कान बिल्कुल अपने खोल के बैठेंगे, आराम से सारी चीज समझ में आएगी। ये क्या है भैया? ये होती है आपकी बुशिंग्स। क्या होती है? बुशिंग्स। अब ये जिसमें ज्यादा इंसुलेटर्स लगे होते हैं ये होती है हाई वोल्टेज बुशिंग, जिसमें कम इंसुलेटर्स लगे होते हैं ये होती है लो वोल्टेज बुशिंग। इतनी बात क्लियर है? पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, जिसमें ज्यादा इंसुलेटर्स लगे हुए हैं ये है हाई वोल्टेज बुशिंग, जिसमें कम इंसुलेटर्स लगे हुए हैं ये होती है लो वोल्टेज बुशिंग। ये पूरा का पूरा चैम्बर क्या है? ये होता है ऑयल टैंक। क्या होता है? ऑयल टैंक होता है ये। क्लियर है? अच्छा, ये चैम्बर के ऊपर यहाँ पे एक कूलिंग ट्यूब्स लगाई गई है ताकि जो आपका कूलिंग प्रोवाइड हो सके। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए कूलिंग ट्यूब्स यहाँ पे लगाई जाती है। अब इस पूरे चैम्बर के अंदर, इस पूरे चैम्बर के अंदर आप इंसर्ट क्या करते हैं? ऑयल। ऑयल टैंक है क्योंकि ये, तो इस पूरे के पूरे चैम्बर के अंदर आप ऑयल इंसर्ट करते हैं। और उस ऑयल को इंसर्ट करने के बाद, उस ऑयल को इंसर्ट करने के बाद आप ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट क्या है? कोर और वाइंडिंग के सेगमेंट को इसके अंदर ऑयल के अंदर एक तरीके से डुबा देते हैं। डुबा देने का मतलब, सपोज करिए बाल्टी के अंदर कुछ चीज आप डुबा दे रहे हैं किसी चीज तरीके से, उसी तरीके से इस टैंक के अंदर आप लोग वाइंडिंग और एक कोर के अरेंजमेंट को डुबा देते हैं, ऑयल से फिल्ड रहता है वहां पर। ठीक है, यस, क्लियर। अच्छा, ये बुशिंग्स के बारे में थोड़ा सा और बताया तो, ये बुशिंग्स क्यों लगाई जाती है, इंसुलेटर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि यार ये जो लाइव वायर है, ये जो लाइव वायर है, ये मेरे इस पार्ट को, ऑयल के टैंक के पार्ट को डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लाइव वायर होता है यहाँ पे हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज की वजह से ये जो ऑयल का जो टैंक वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रोलाइज्ड होने के चांस रह जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इंसुलेटर्स लगाने जरूरी होते हैं। अब ज्यादा इंसुलेटर मतलब हाई वोल्टेज, कम इंसुलेटर मतलब लो वोल्टेज। बात क्लियर है? यस, ऑल ऑफ यू बताइए जरा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन द चैट सेक्शन सभी लोग जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, और क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे, जल्दी से समझ में आ जाएगा सर सारा का सारा। देखिए, अब ये मैंने कोर लगाई है, इस कोर को मैंने किया है लेमिनेट। कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है बताओ जरा जल्दी सी। कोर को लेमिनेट किया जाता है क्यों? क्योंकि हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? ये कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कोर को बनाने में? हम सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सिलिकॉन स्टील का जो हिस्टेरेसिस लूप है वो बहुत ही नैरो होता है, इससे हिस्टेरेसिस लॉसेस उसके कम हो गए। तो सिलिकॉन स्टील यूज करने से हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो गए, और उसकी स्ट्रैम्पिंग यूज करने से, मतलब लेमिनेटेड कोर यूज करने से उसके अंदर एडी करंट कम हो गया। बात क्लियर है दोस्तों? सभी लोग जल्दी बता दो। बिल्कुल। अब आधुनिक समय में, अभी के टाइम में सीआरजीओ स्टील का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होने लगा है। वो अब उसी को, सिलिकॉन स्टील को ही और बेनिफिशियल बना दिया सीआरजीओ स्टील। ठीक है ना? और आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये वाइंडिंग जब आगे लगी गई है, ये होती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग।
ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक हमने यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी लगा दी। अब प्राइमरी सपोज करो लो वोल्टेज है, सेकेंडरी हाई वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग मेरे कोर के पास लगाई जाती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर से दूर लगाई जाती है। क्यों, कोई कारण है? लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास लगाई जाती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर से दूर लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में आपको ज्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो कोर पे वो कोर को सैचुरेट कर जाएगी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इतनी ज्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ज्यादा इंसुलेशन लगा देंगे, हाई वोल्टेज को कोर के बगल में लगा देंगे, तो फिर आपको ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। आपका ट्रांसफार्मर का सेगमेंट ज्यादा बल्कियर बन जाएगा और भारी बन जाएगा। वैसे ही कितना भारी होता है, और भारी बन जाएगा। यस, ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो AJE एग्जाम्स के करीब करीब 10 क्वेश्चन आपके बन गए भैया, क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी लिमिट को और एक्सटेंड कर रहा हूं, और अब मजा आने वाला है, क्योंकि अब लेवल और तगड़ा होने वाला है। अब ध्यान से सुनिए बिल्कुल मेरी बातों को यहाँ पे, ठीक है? पूरा ऑपरेशन कर देंगे पूरे ट्रांसफॉर्मर का। यहाँ पे देखो सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं ना? ये ऑपरेशन को देखिए और फिर बताइए कैसा लगा सबको। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे ऑल ऑफ यू। अब हुआ क्या, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, मुझे लग रही है गर्मी, देख पा रहे होंगे गर्मी लग रही होगी। अब जब मुझे गर्मी लग रही है तो मैंने एसी ऑन कर दिया, ठीक है? चलो यहाँ पे तो है नहीं, मैंने एसी ऑन कर दिया, ठीक है? जैसे ही मैंने एसी ऑन किया, क्या हुआ है वहां पर, सोच के देखो। यहाँ पर इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगा, कॉपर लॉसेस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? करंट ज्यादा फ्लो होगा, कॉपर लॉसेस ज्यादा फ्लो होगा, कॉपर लॉसेस ज्यादा होगा, तो कॉपर लॉसेस की वजह से हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने के लिए हम लोग इसके सराउंडिंग में क्या अवेलेबल कराया हमने? कूलिंग एंड इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए ऑयल प्रोड्यूस कराया है। अब जो ऑयल जो का काम क्या है, ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल? इज टू प्रोवाइड कूलिंग एज वेल एज इंसुलेशन, इज टू प्रोवाइड कूलिंग एज वेल एज इंसुलेशन। यस और नो? कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड कराना उस ऑयल का काम होता है। अब आगे चलते हैं। सपोज करो कि करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, करंट कम फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वाइंडिंग में हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट रिड्यूस हो रही है, हीट हीट ऊपर जा रही है, हीट नीचे जा रही है, हीट ऊपर जा रही है, हीट नीचे जा रही है। उसकी वजह से मेरे ऑयल के सरफेस एरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीमेंट होता रहता है, थ्रू आउट होता रहता है, ठीक है? थ्रू आउट होता रहता है। ऑयल के एरिया में कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज इंक्रीमेंट होता ही रहता है। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही बढ़िया सर, इतना समझ में आ गया। अब सपोज करो कि अगर मेरे ऑयल के सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है, मैंने माना कि ऑयल के सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है। जब इंक्रीमेंट होगा तो वो तो ऑलरेडी सरफेस तक था यार, ऊपर तक भरा हुआ ही था ना, ऊपर तक भरा हुआ ही था ना ऑयल, यहाँ पर फुल भरा हुआ था। अगर उसके सरफेस एरिया में और इंक्रीमेंट होगा तो और एक्सेस ऑयल कहाँ पे जाएगा? और एक्सेस ऑयल जाएगा एक अलग टैंक में जाएगा, उसको बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक। क्या बोला जाता है? कंजर्वेटर टैंक। एक्सेस ऑयल ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन के बाद एक्सेस ऑयल अगर बनता है मेरे सिस्टम में, मेरे ट्रांसफार्मर में, तो वो कहाँ पे जाके सेव होता है? कंजर्वेटर में जाके सेव होता है। एक अलग से सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसी ट्रांसफार्मर के ऊपर कनेक्ट होता है। आगे इमेज आएगी तो मैं दिखा दूंगा। क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के। आप लोग देख पा रहे होंगे। क्लियर है? यस और नो? चलिए अगला बताएं, ये भी उसी के आसपास का है।
मिनरल ऑयल यूज करते हैं ज्यादातर। ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसफॉर्मर टू, इजी है, टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग ऑपरेशन। अब इसमें भी दो तीन सवाल बनते हैं, एक बार जरा देख लेंगे उनको। ब्रीदर देखो इस तरीके से होता है ब्रीदर, देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक दो सवाल कौन से बनते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि कौन सा एजेंट यूज होता है यहाँ पर ब्रीदर के अंदर। पहला सवाल तो जो बना वो तो देख लिया, टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ठीक है, एक तो पहली चीज हो गई। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा हम एजेंट यूज करते हैं? सिलिका जेल, सिलिका जेल, क्लियर है। अब सिलिका जेल समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया सिलिका जेल का कलर क्या होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ सिलिका जेल, पिंक कलर या ब्लू कलर? पिंक कलर या फिर ब्लू कलर? कलर होगा ब्लू कलर इन द स्टार्टिंग, और जब वो यूटिलाइज हो चुका है, यूज हो चुका है, तब वो पिंक कलर हो जाता है। तो ब्लू टू पिंक, ब्लू टू पिंक लिखो यार। सिलिका जेल का कलर ब्लू टू पिंक जाएगा हमेशा। जब स्टार्टिंग है उसकी तो फिर वो ब्लू कलर का होगा, बट इन द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोसेस वो पिंक कलर का हो जाएगा, बाद में पिंक हो जाएगा। क्लियर, यस और नो? चलो नेक्स्ट। बहुत सारी चीजें बता दी है अभी तक कंस्ट्रक्शन में, तो उम्मीद करता हूँ फॉलो कर रहे होंगे एक साथ सभी लोग। हाँ जी, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना भैया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दोगे, ठीक है, ऑल ऑफ यू। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू फॉर द ऑटो ट्रांसफॉर्मर? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू फॉर द ऑटो ट्रांसफॉर्मर? बताओ। It has separate windings connected in series externally. It has only one winding. It can only step down the voltage. It is most suitable for power transformation. No, no, no. करेक्ट आंसर इज एक ही वाइंडिंग है, उसमें से बीच में से एक तरीके से सेंटर टैप हम निकाल लेते हैं, ठीक है। विजय, मेरे YouTube के लेक्चर देख लो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के YouTube के लेक्चर देख लो, क्लियर। इट हैज ओनली वन वाइंडिंग। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है। नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ फुल लोड करंट इज यूजुअली।
यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, मेरा नाम सर्च करके लिखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर 17 लेक्चर आ जाएंगे जो कि मैंने यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाए हैं, वो आप देख सकते हो अगर आप यूट्यूब पे आना है। अदरवाइज अगर आप परचेज कर सकते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट। तो ये दो चीजें हैं जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर वन चीज, आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है, पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है, दोनों चीजें अवेलेबल है। नो लोड करंट कितना भैया, 1 से 3%। ये बेसिकली देखो मैंने इसलिए बोला मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि बेसिकली जब हम पढ़ते हैं ना तो ये 2 से 5% पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, 2 से 5% पढ़ते हैं हम लोग नो लोड करंट, 2 to 5% होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 1 to 3% हमको करना पड़ा है, तो इतनी कोई डिफरेंस वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक सवाल मन में आया है तो बताओगे कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो जरा, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, मैंने एक बल्ब लगा दिया उसके इन प्राइमरी साइड पे। ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से कनेक्टेड है, ये V1 है, ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सेकेंडरी को ओपन सर्किट कर दिया, सेकेंडरी को मैंने ओपन सर्किट कर दिया है। तो मुझे 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बताना बल्ब की क्या कंडीशन रहेगी। बल्ब विल ग्लो ब्राइटली, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन, बल्ब विल नॉट ग्लो, तीसरा ऑप्शन बल्ब विल ग्लो स्लाइटली, चौथा ऑप्शन बल्ब विल ब्लास्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा करंट फ्लो। बताओ क्या ये वाला स्टेटमेंट है, ये अलग से क्वेश्चन दिया है मैंने, ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है। मैंने बल्ब यहाँ पे लगा दिया, ये मेरी सेकेंडरी है, ये ओपन सर्किट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मुझे बताओ कि क्या ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर डी। बहुत अच्छे, ग्लो करेगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से नो लोड करंट फ्लो होगा। नो लोड करंट मतलब 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट फ्लो होगा, तो बहुत ही कम मात्रा में वो ग्लो करने वाला है, ठीक है। स्लाइटली ग्लो करेगा, बहुत ही स्लाइटली, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला सवाल। If the supply frequency of transformer increases, the secondary output voltage of the transformer will be, the supply frequency अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो secondary output voltage of the transformer will be what? हाँ ट्रिकी है ना, थोड़ा सा घुमा दिया हल्का सा। इज इक्वल टू सेम, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा भैया। ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या बोला जाता है कि आपका सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है ना। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो सेकेंडरी वाले की भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। तो आपके वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगी, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट, वेरी गुड। द पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। The power transformers are designed to have a maximum efficiency at, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज फुल लोड। अब ये इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जो आपने जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बाद लगाया, जो कि पावर ट्रांसफार्मर होता है। जनरेटिंग स्टेशन के जस्ट बाद लगाने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर ट्रांसफार्मर होता है। आप क्या चाहोगे कि यार ये फुल लोड पे काम करे और बेस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड कराए, यही तो सोचोगे।
क्योंकि वहां पे तो आपको लोड लिमिट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फंस कहाँ पे जाते हो, तो इसलिए इसका आंसर तो फुल लोड ही होगा। लेकिन फंस कहाँ पे जाते हो, जब डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी नौकरी लग जाती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन में आप आ जाते हो तो दिक्कत क्या हो जाती है कि आपका लोड क्या है वो वेरिएबल है, क्योंकि रात के समय हो सकता है लोड कम हो, दिन के समय लोड ज्यादा हो। अगर आप किसी सिटी में काम कर रहे हैं तो दिन के समय गर्मी ज्यादा है तो फिर एसी चलेंगे, ठीक है ना। रात के समय कई लोड चेंजेस हो जाते हैं, लाइट्स नहीं जलती तो लोड कम आ जाता है। तो उसको हम फुल लोड के हिसाब से अगर डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे आए तो वो गलत हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिफाइन किया जाता है कि यार वो 50 to 70% पे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी दे दे। 50 to 70% ऑफ द रेटेड लोड पे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर प्रोवाइड करा दे तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात हो गई। और पावर ट्रांसफार्मर के लिए मैं ऐसे डिजाइन करूंगा कि फुल लोड पे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी दे दे, क्योंकि उसको मुझे चलाना है फुल लोड पे, ठीक है। मुझे ये टेंशन नहीं है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे कितनी लोड जा रहा है, क्योंकि मैं तो उसको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, प्राइमरी ट्रांसमिशन का ही काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से उठ के आ जाए ना तो उसको लिख देना कि 50 to 70% ऑफ फुल लोड, ठीक है, ऑल ऑफ यू। चलो बहुत ही बढ़िया सर, आ गया सर समझ में। नेक्स्ट वन। At every instant, the direction of secondary current in the transformer must be such as it oppose any change in the flux. This is accordance with, okay. There are different scientists who gave their approaches about it. So first of all, the one scientist came with a thought. His name is Oersted. He came with a thought कि यार करंट और फ्लक्स के बीच में कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है। जी हाँ, करंट और फ्लक्स के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, मुझे नहीं पता क्या है, पर कुछ ना कुछ तो चक्कर है। क्लियर है, ठीक है ना। फिर आए एम्पियर जी। एम्पियर जी ने ज्ञान दिया कि यार करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, मतलब जितना फ्लक्स ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा, इतना बोला किसने, एम्पियर जी ने। इनके बाद आए फेराडे जी, मेरे फेवरेट है। फेराडे जी ने कहा अरे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्या होगा कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अच्छा सर, अगर मतलब फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, फ्लक्स अगर ऐसा है, ये फ्लक्स है टाइम के साथ, ठीक है ना, तो अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो ई होगा, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ई जीरो होगा, फ्लक्स अगर डिक्रीजिंग है तो माइनस ई होगा। इस तरीके से डेफिनेशन बताई फेराडे जी ने। अब फेराडे जी जो थे हमारे, उन्हीं के स्टूडेंट थे एक बहुत ही होनहार, लेंज सर, एमिल लेंज। एमिल लेंज जी ने बोला सर आपने बिल्कुल सही ज्ञान दिया है, E is proportional to d∅dt, but it oppose the cause of its creation. So any EMF is created, any current is produced, it must oppose the cause of its creation. तो इसीलिए उन्होंने ज्ञान दिया कि E बराबर is proportional to minus d∅dt, और ये करेक्ट स्टेटमेंट थी लेंज लॉ। क्लियर है दोस्तों? हाँ जी सर, क्लियर है सर। ऑल ऑफ यू। हाँ जी, मजा आ रहा है सर, बिल्कुल सर, काफी सारे क्वेश्चन बन गए सर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एडी करंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट about eddy current? Eddy current improve the efficiency of the motor. Eddy current do not influence the movement. Eddy current heat up the metal part. Eddy current are used for welding.
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा यार, मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट सही स्टेटमेंट एडी करंट के लिए है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, इट हीट अप्स द मेटल पार्ट्स, हीट अप्स द मेटल पार्ट्स। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताएंगे। The steel for construction of transformer core is made to have what? What should be the characteristic of transformer core? Oh, ट्रांसफार्मर कोर के अंदर जो परमिएबिलिटी होनी चाहिए वो तो ज्यादा होनी चाहिए और हिस्टेरेसिस लॉस कम होना चाहिए। तो हाई परमिएबिलिटी एंड हिस्टेरेसिस लॉस शुड बी लो। जब परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव द फ्लक्स लाइंस, तो एबिलिटी टू मूव द फ्लक्स लाइंस ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखो सपोज करो मेरे पास ये वाइंडिंग है, मेरे पास ये वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है इस तरीके से। अब यहाँ से क्या फ्लक्स ना मेरे ब्रेकआउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो मैंने क्या किया, कोर प्रोवाइड करा दी इस तरीके से। जब मैंने कोर प्रोवाइड करा दी तो सारी जो मतलब साइड से जो मेरी फ्लक्स लाइन जा रही थी वो सारी की सारी कोर के अंदर से ही जाने लगी, क्योंकि हाई परमिएबिलिटी है, ठीक है। और इसका हिस्टेरेसिस लॉस मेरा कम होना चाहिए, मतलब हिस्टेरेसिस लूप मेरा कम होना चाहिए। ये जो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया है इसका, ये कम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सिलिकॉन स्टील, CRGO स्टील हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19, बताइए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग K बराबर 5 R1 ohms रेफर टू सेकेंडरी। बताओ जरा क्या आंसर होगा। हाँ जी सर, ट्रांसफार्मर लाइट इस टॉपिक का नाम है, आज की क्लास का नाम है ट्रांसफार्मर लाइट। पर हम काफी हैवी चीजें पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा का सारा कंटेंट बहुत ही पसंद आ रहा होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर लाइट टॉपिक का नाम। एंड इस पूरी सीरीज में मैं ट्रांसफार्मर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आप लोगों को। पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पर विथ क्वेश्चंस। एंड इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके भी क्वेश्चंस हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, आने वाले कुछ दिनों में। एंड बहुत जबरदस्त कंटेंट आपके पास आने वाला है। और मैं क्या चाहता हूँ, बस मैं तो इतना सा चाहता हूँ कि अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना दोस्तों, ठीक। चलो देखते हैं कितने लोग सही हैं। ज्यादातर लोगों का एक ही आंसर है, जरा बताते हैं क्या क्या इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यार कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस में होता क्या है, आपको क्या क्या निकालने के लिए दिया जाता है। सपोज करिए ये आपकी प्राइमरी है, अब ये R1 वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो फिर रेफर टू सेकेंडरी, ठीक है। रेफर टू सेकेंडरी आपको बताना है। तो आपको K की वैल्यू कितनी गिवन है भैया? K बराबर 5 गिवन है आपको, K बराबर 5 है आपके पास। जब R2 की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, इट विल बी इक्वल टू N2 बाय N1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1। R2 की वैल्यू क्या आ गई, N2 बाय N1 इज नथिंग बट योर K। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.1, सॉल्व करेंगे। 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 2.5 ओम्स इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के डाउट्स स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं कि सर ये N2 बाय N1 होगा, N1 बाय N2 क्यों नहीं होगा? ऐसा किसी को डाउट आता है? बताओ। अगर ऐसा किसी को डाउट आता है तो बताओ, N2 बाय N1 क्यों हुआ, N1 बाय N2 क्यों नहीं हुआ?
देखो सपोज करो यार N2 क्यों लिखना है, देखो सपोज करो ये आप यहाँ पे खड़े हो, यहां से लेके आपको यहाँ पे जंप करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे आपको क्या करना है, जंप करना है, क्योंकि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपकी एक गर्लफ्रेंड है। जी हाँ सर। अच्छा नहीं है सर, कोई नहीं, अज्यूम करो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अज्यूम, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पर आपको जंप करना है। अब जंप करने के लिए आपको कंसंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, मेजर कंसंट्रेशन होना चाहिए N2 पे, तो N2 को लगा दो न्यूमरेटर पे और N1 को लगा दो डिनोमिनेटर पे, ठीक है। जो डेस्टिनेशन है वहां पे आपका मेजर कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको नहीं पता क्या आपको स्क्वायर N1 करना है N2 करना है, ये है इस तरीके से, ये R1 यहाँ पर है, R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब R2 N2 की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब डेस्टिनेशन क्या है N2, सोर्स क्या है N1। क्लियर है, यस और नो। डेस्टिनेशन क्या है N2, सोर्स क्या है N1। अच्छा इसी तरीके से अगर आपको दूसरी तरफ जाना होता तो क्या आंसर होता, अब आप यहाँ पर हैं, आपको कहा जाना है इस तरफ, ये क्या है N1, ये क्या है N2। अगर आपको सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस गिवन है कितना 2.5, 2.5 आपको गिवन है, ठीक है, 2.5 ओम्स आपको गिवन है सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, ठीक है। और K की वैल्यू वो क्या होता है N2/N1, वो आपको गिवन है 5, आपको कूद के जाना है कहाँ पे, यहाँ पर। सो R1 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, समथिंग स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2, यही होगा। ये समथिंग में N1 ऊपर आएगा कि N2 नीचे आएगा, क्या आएगा, जी हाँ सर, कहाँ पे जाना है N1 पे जाना है, तो वो न्यूमरेटर पे आएगा, डिवाइड बाय N2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वापस आप उसी वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं, R1 की वैल्यू 0.1 आ जाएगी आपके पास। क्लियर, याद रखने के लिए बताया भैया, ठीक है। ऑल ऑफ यू इस ट्रिक को याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, the coupling between two winding of transformer can be increased by, the coupling between two winding of the transformer can be increased by, बताइए। वेरी गुड, yes correct, interleaving the winding in common core with low reluctance, increase the number of turns in the two winding, increase the primary voltage, interleaving the windings in the common core with low reluctance, C is correct here, all of you। Next, primary and secondary of induced EMF E1 and E2 of the two winding transformer are, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, equal in magnitude, नॉट नेसेसरी, एंटी फेज विद ईच अदर, इन फेज विद ईच अदर, तो बी या सी में से एक आंसर है, बता दीजिए। कौन सा वाला, ये वाला, देखो दो आपके पास वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इंटरलीविंग द वाइंडिंग, इंटरलीविंग मतलब एक ही वाइंडिंग, एक ही कोर के ऊपर दोनों को इंटरलीव कर दिया हमने, एक के ऊपर एक लगा दिया कॉमन कोर के ऊपर, जो मैंने पहले डायग्राम दिखाया था वहां पे देखो कॉमन कोर के ऊपर दोनों वाइंडिंग्स थी,
कोर के बगल में लो वोल्टेज वाइंडिंग थी, उसके ऊपर क्या थी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग थी। वो बेसिकली क्यों किया जाता है, कपलिंग अच्छी हो जाए उससे, तो कपलिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है उससे, ठीक है। क्योंकि लो रिलक्टेंस कोर के ऊपर आपने इंटरलीव कर दिया, मतलब आपके अंदर की तरफ तो आपने लो वोल्टेज लगा दी, उसी के ऊपर आपने हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगा दी, उसको कहते हैं इंटरलीविंग करना, ठीक है। अच्छा ये वाला, यहाँ पे इन फेज विथ ईच अदर इज करेक्ट। कई लोग बी आंसर देते थे पहले, लेकिन अब मेरे हिसाब से काफी लोग सही है, इन फेज विथ ईच अदर, सेम फेज में रहेगा E1 और E2। नेक्स्ट, अरे सर इसका आंसर तो आप बता चुके हैं सर, बातों बातों में ही बता दिया था, एक एक्सप्लेनेशन आई थी उसमें मैंने। The transformer oil is used in the transformer provide insulation and cooling, specific इंसुलेशन और कूलिंग प्रोवाइड कराता है भैया, इंसुलेशन एज वेल एज कूलिंग, ए इज करेक्ट आंसर। लुब्रिकेशन नहीं, इंसुलेशन एंड कूलिंग ओनली, मैंने ये बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर विल डिपेंड ऑन, the induced EMF in the secondary voltage of transformer will depend on frequency of the supply only, number of turns, maximum flux in the core, frequency, flux, number of turns, all. Very easy, correct answer will be all is correct, क्योंकि induced EMF क्या होता है भैया, √2 पाई एफ पाई एन, सुना होगा। फ्रीक्वेंसी भी है, फ्लक्स भी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, ऑल थ्री, ये ईएमएफ इक्वेशन से निकलता है। तरीका वही है, एक दिन क्या करेंगे, एक दिन थ्योरी क्लास करेंगे, इसी के साथ एक ना थ्योरी क्लास करेंगे, जिसमें थ्योरेटिकली बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है ना। इसी के साथ इसी टाइमिंग पे थ्योरी क्लास करेंगे। नेक्स्ट, बताइए, द आयरन लॉस इज एन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बिकॉज, मैंने बताया भी था कुछ देर पहले, इसी सेशन में बताया है, क्योंकि कोर फ्लक्स रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट, क्योंकि कोर फ्लक्स जो होता है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। ए इज करेक्ट, कोर फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहता है, इसीलिए आपके आयरन लॉसेस भी आपके कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले मैं एक स्टेटमेंट बता देता हूं आप लोगों को, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरी स्पेशल क्लासेस अभी चल रही है, स्पेशल क्लास, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल है, स्पेशल क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी की ऐप के ऊपर आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, क्लास को अटेंड करना होगा, वहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में थोड़े से और न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, चिंता मत कीजिए। तो अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक्स टू हाई लेवल, बेसिक टू हाई लेवल, तो मेरी स्पेशल क्लास जरूर देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप के पे मेरी क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड यूज करोगे KHEM09, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताओ।
In the distribution transformer, there are three different limbs. Two are outer limbs, one is central limbs. So the overall core losses is less than the copper losses here. C is right here. Equal to नहीं होगा. Less than the copper losses. ठीक है. हाँ जी, टाइम चेंज हो गए हैं. तो अभी मेरी क्लास 4 बजे होगी ये वाली, और फिर कल से मैं सोच रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी कराने के, तो वो भी कराएंगे साथ साथ. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसफार्मर, 2 डिफरेंट सेशंस विल बी देयर फ्रॉम टुमारो, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा. अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज्वाइन करना है तो ये सारे एडवांटेजेस है. आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन. 25 अगस्त से मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो जिसमें मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा, एंड ये मेरी गारंटी है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए अब तक वो सारे करवाने वाला हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास के अंदर. लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलने वाले हैं, डिलीवर्ड बाय द बेस्ट एजुकेटर्स. कौन से एजुकेटर्स अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, बिल्कुल बता रहा हूँ, सारी चीजें बताऊंगा. करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है, वो क्या है, एसएससी, जेई एंड स्टेट एई एग्जामिनेशन. इस सेक्शन के अंदर मेरा कोर्स आने वाला है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का. उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कितने महीने के लिए सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, सेलेक्ट करेंगे 12 महीने या 24 महीने का कोर्स. कोड यूज करेंगे KHEM09. उसके साथ साथ क्या मिल जाएगा आपको, नेटवर्क थ्योरी इज ऑलरेडी रनिंग राइट नाउ. नेटवर्क इज रनिंग राइट नाउ बाय अजय गुप्ता सर. बाय अजय सर नेटवर्क थ्योरी इज रनिंग. यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो रनिंग राइट नाउ बाय पवन सर. इंडियन पॉलिटी बाय सौरभ पांडे सर. और 25 से मैं एनालॉग शुरू कर रहा हूं, कहां पर, इसी सेक्शन के अंदर बाय खेमेंद्र सर. 25 से मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहा हूं इसी के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर. और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि 50 आवर्स के इस कोर्स में सारी की सारी चीजें कवर हो जाने वाली है, अगर आप एई जेई लेवल के एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं. और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका नाइटमेयर है तो इस सेशन को अटेंड करके आप सारी की सारी उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, ये बता दिया कौन कौन से टीचर की क्लास चल रही है, कहाँ पे चल रही है, सारी चीजें बता चुके हैं हेमेंद्र सर. सेशन पसंद आया तो जल्दी सी बताना मुझे, और सेशन को बिल्कुल शेयर जरूर कर देंगे सभी लोग. ठीक है. जरूर सेशन को शेयर जरूर कर देंगे. ठीक है. बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन कुछ समय बाद हम लेकर आएंगे जरूर, कोई टेंशन की बात नहीं है. आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे. ये सारी चीजें हैं, आप जान चुके हैं. और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन. माय नेम इज केमेंद्र, और अब मुझे चलना होगा क्योंकि मुझे और भी जगह क्लासें लेनी है, और आप लोगों से मिलेंगे कल. ठीक है. आज क्योंकि एक ही सेशन बना है तो ट्रांसफार्मर की ही क्लास ली है हमने. कल मिलेंगे आपसे ठीक शाम के 4 बजे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जब तक स्वस्थ रहे और अपना ध्यान रखिएगा. और अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी की आवश्यकता है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है. नीचे डिस्क्रिप्शन मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां पर आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप मुझे मैसेज करिए. जो भी आपको टेंशन है तो आप बता दीजिएगा. उसका आंसर मिस्टर राजपूत ऑयल होगा, ऑयल होगा उसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल कूलिंग बोल रहे थे ना, नहीं नेचुरल कूलिंग नहीं होगा, ऑयल कूलिंग ही होगा पावर ट्रांसफार्मर. क्लियर. एक बार चेक और कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से वो ऑयल कूलिंग ही है. क्लियर. चलो, thank you so much guys. I hope you have a very good time here in my session, and I'll meet you tomorrow again at 4 PM and with some new transformer questions, and कल मिलेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को वापस से पढ़ाई करेंगे, and we'll have a very good time. Thank you so much guys. Bye bye.